जरा सोचिए, दुनिया का सबसे मशहूर साइंटिस्ट मर चुका है। हॉस्पिटल के एक छोटे से कमरे में उसकी लाश पड़ी है। कुछ ही घंटों में उसे जलाया जाने वाला है। परिवार बाहर बैठा है, डॉक्टर कागजी काम निपटा रहे हैं और उसी बीच एक डॉक्टर चुपचाप उसका सिर खोलता है, दिमाग बाहर निकालता है और तय कर लेता है कि ये दिमाग वो अपने पास ही रखेगा। न परिवार को साफ साफ सच बताया जाता है, न दुनिया को। सालों तक वो दिमाग एक शीशे की बोतल में, कभी अलमारी में, कभी कार में, कभी तहखाने में घूमता रहता है। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं, ये है असली कहानी अल्बर्ट आइंस्टाइन और उनके दिमाग की। आज की इस कहानी में मैं आपको सिर्फ आइंस्टाइन की जिंदगी नहीं, बल्कि उनकी मौत के बाद उनके दिमाग के साथ क्या क्या हुआ, वो पूरा किस्सा आसान हिंदी में बताने वाला हूँ। किसने उनका दिमाग निकाला, क्यों निकाला, उस पर कौन कौन से रिसर्च हुए, क्या सच में जीनियस का राज दिमाग में मिला, और क्या जो किया गया वो सही था या गलत। चलिए शुरुआत से समझते हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म 1879 में जर्मनी के एक शहर उल्म में हुआ था। बचपन में वे वैसे टॉपर टाइप छात्र नहीं थे जैसा हम सोचते हैं। टीचरों को लगता था कि ये लड़का ज्यादा बोलता नहीं, देर से जवाब देता है, अक्सर ख्यालों में खोया रहता है। कुछ लोग तो कहते थे कि आइंस्टाइन बचपन में थोड़े धीमे दिमाग के हैं, लेकिन दूसरी तरफ उसी बच्चे की नजर छोटी छोटी चीजों पर अटक जाती थी। एक चुंबक वाला कंपास घूम क्यों रहा है, घड़ी कैसे चलती है, आसमान में तारे क्यों टिमटिमाते हैं, रोशनी क्या है, ऐसे सवाल उसके दिमाग में घूमते रहते थे। जैसे जैसे वो बड़े हुए, स्कूल कॉलेज में भी हमेशा सीधी राह नहीं मिली। कई जगह टीचरों से भिड़ंत हुई, एग्जाम में कम नंबर भी आए, लेकिन एक चीज कभी नहीं रुकी, उनकी जिज्ञासा, उनकी क्यों 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 पूछने की आदत। 26 साल की उम्र तक वे कोई बड़े प्रोफेसर नहीं बने थे। वो तो स्विट्जरलैंड के एक पेटेंट ऑफिस में छोटे कर्मचारी थे, जहां उनका काम लोगों की नई खोजों के कागज चेक करना था। लेकिन यही वो समय था जब उनके दिमाग में ब्रह्मांड के सबसे बड़े सवाल घूम रहे थे। 1905 में जब वे सिर्फ 26 साल के थे, उन्होंने एक ही साल में 4 ऐसे रिसर्च पेपर लिखे जिनसे फिजिक्स की दुनिया हिल गई। आज उस साल को मिरेकल ईयर यानी चमत्कारी साल कहा जाता है। इसी के बाद सामने आई उनकी मशहूर थ्योरी, सापेक्षता का सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इसी से जुड़ी उनकी सबसे जानी पहचानी इक्वेशन है E=mc²। इसी समझ के दम पर आज हमारे पास न्यूक्लियर एनर्जी से लेकर GPS तक कई तरह की आधुनिक टेक्नोलॉजी है। धीरे धीरे आइंस्टाइन का नाम जीनियस का दूसरा नाम बन गया। लोग मजाक में भी बोलने लगे, तेरे पास तो आइंस्टाइन वाला दिमाग है। लेकिन यहीं से एक अजीब सी बात शुरू होती है। जब इंसान जिंदा होता है, हम उसके दिमाग की तारीफें करते हैं, लेकिन आइंस्टाइन के मामले में लोग उनके मरने के बाद भी उनके असली दिमाग के पीछे पड़ गए। सचमुच वाला दिमाग जो खोपड़ी के अंदर होता है। जिंदगी के आखिरी सालों में आइंस्टाइन अमेरिका के प्रिंसटन नाम के शहर में रहते थे। वहां वो इंस्टीट्यूट फॉर एडवांस्ड स्टडी में काम करते थे। उनकी जिंदगी बहुत सीधी थी, न कोई शान शौकत, न ज्यादा दिखावा। पुराने से स्वेटर, बिखरे से बाल, हाथ में पाइप, साइकिल पर घूमना, आसपास टहलते हुए सोचना, यही उनका स्टाइल था। दुनिया उन्हें महान मानती थी, लेकिन उन्हें खुद शोहरत से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था। वो बार बार कहते थे, मुझे किसी मंदिर या समाधि की तरह मत पूजना, मैं भी एक इंसान ही हूँ। 17 अप्रैल 1955 को अचानक उन्हें पेट में बहुत तेज दर्द हुआ। उनके पेट के अंदर की एक बड़ी नस, जिसे एओनर्ता कहते हैं, फूलकर फटने लगी। इसे मेडिकल भाषा में एओर्टिक एन्यूरिज्म कहते हैं। आइंस्टाइन को तुरंत प्रिंसटन हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टरों ने ऑपरेशन का सुझाव दिया, लेकिन आइंस्टाइन ने मना कर दिया। उन्होंने साफ कहा, मैंने अपनी जिंदगी जितनी जीनी थी जी ली, अब मैं इसे ऑपरेशन से जबरदस्ती लंबा नहीं खींचवाना चाहता। उसी रात 18 अप्रैल 1955 को अल्बर्ट आइंस्टाइन की मौत हो गई। अब कहानी यहां से अजीब मोड़ लेती है। जब भी किसी की मौत हॉस्पिटल में होती है तो कई बार पोस्टमार्टम या ऑटोप्सी किया जाता है ताकि मौत की असली वजह लिखी जा सके। आइंस्टाइन का भी ऑटोप्सी किया गया। इसके जिम्मेदार थे प्रिंसटन हॉस्पिटल के पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर थॉमस स्टोल्टस हार्वे। उनका काम था आइंस्टाइन के शरीर की जांच करना, रिपोर्ट बनाना। पर इसी ऑटोप्सी के दौरान हार्वे ने एक ऐसा काम कर दिया जिसकी चर्चा आज तक होती है। उन्होंने आइंस्टाइन के शरीर से उनका दिमाग निकाल लिया और उसे अपने पास रखने का फैसला कर लिया। आमतौर पर ऑटोप्सी में जो भी अंग निकाले जाते हैं, उनका टेस्ट करने के बाद या तो उन्हें वापस शरीर के साथ रखकर दफनाया जाता है या अस्पताल के नियम के अनुसार नष्ट कर दिया जाता है। लेकिन आइंस्टाइन का दिमाग हार्वे ने अलग से बचा लिया।
सबसे बड़ी बात यह है कि इस बारे में न आइंस्टाइन ने कभी अपनी वसीयत में कुछ कहा था, न साफ अनुमति दी थी कि मेरा दिमाग निकाल कर रख लेना। परिवार ने ऑटोप्सी की इजाजत जरूर दी थी, लेकिन दिमाग को इतने सालों तक निजी तौर पर अपने पास रखने की इजाजत, ये बात बहुत धुंधली थी। शुरू में तो परिवार को यह भी ठीक से नहीं बताया गया कि दिमाग के साथ क्या क्या किया गया है। आइंस्टाइन की आखिरी इच्छा ये थी कि उनका शरीर जला दिया जाए, उनकी राख ऐसी जगह बिखेरी जाए जहां लोग कोई पूजा स्थल या मंदिर जैसा कुछ न बना सकें। ऐसा ही हुआ भी। शरीर को जल्दी से जलाया गया, राख को एक गुप्त जगह पर नदी के पास बिखेर दिया गया। वो नहीं चाहते थे कि उनकी कब्र पर भीड़ लगे, फोटो खींचे, पूजा हो। लेकिन जो वो नहीं चाहते थे उससे बिल्कुल अलग काम उनके शरीर के दो सबसे निजी हिस्सों के साथ हुआ, उनकी आंखें और उनका दिमाग। उनकी आंखों के डॉक्टर डॉ हेनरी एब्राम्स ने आइंस्टाइन की आंखें निकालकर अलग से सुरक्षित रख ली। कहा जाता है कि आज भी वो आंखें अमेरिका में किसी बैंक के लॉकर जैसे सुरक्षित स्थान पर रखी हैं। कई लोग उन्हें एक तरह से यादगार या धरोहर की तरह मानते हैं। दिमाग के साथ डॉक्टर हार्वे ने क्या किया? उन्होंने आइंस्टाइन के ब्रेन को फॉर्मलिन नाम के केमिकल में डुबोकर रखा ताकि वह सड़ न जाए। यह केमिकल दिमाग जैसे नरम अंगों को सालों साल तक बचाकर रख सकता है। हार्वे ने सबसे पहले दिमाग की बहुत सारी तस्वीरें खींची। उन्होंने उसका वजन भी नापा, लगभग 1230 ग्राम। यह एक औसत वयस्क आदमी के दिमाग से थोड़ा कम था। यानी वजन के हिसाब से आइंस्टाइन का दिमाग कोई बहुत बड़ा या असामान्य नहीं था। इसके बाद हार्वे ने उस दिमाग को टुकड़ों में बांटना शुरू किया। पहले उसे दो मोटे से हिस्सों में काटा, फिर उसे करीब 240 छोटे छोटे ब्लॉक्स में विभाजित कर दिया। इन छोटे टुकड़ों के बहुत पतले पतले स्लाइस बनाए गए और उन्हें ग्लास स्लाइड्स पर चिपकाकर माइक्रोस्कोप से देखने लायक संग्रह तैयार किया गया। दुनिया को तब तक यही लगता रहा कि आइंस्टाइन का शरीर दिमाग समेत जल चुका होगा या फिर उनके दिमाग को किसी बड़े रिसर्च इंस्टीट्यूट ने अपने पास रख लिया होगा। लेकिन असलियत ये थी कि उनका दिमाग एक आम से डॉक्टर के पास उनके निजी कब्जे में एक शीशे की बोतल में पड़ा था। कोई सरकारी रिकॉर्ड, कोई बड़ी रिसर्च टीम, कुछ भी नहीं। बस एक डॉक्टर और उसके पास दुनिया के सबसे मशहूर दिमाग का असली नमूना। जब हार्वे से पूछा गया कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, तो उनका कहना था कि वे चाहते थे कि दुनिया भर के सबसे बड़े न्यूरोसाइंटिस्ट, ब्रेन साइंटिस्ट आइंस्टाइन के दिमाग का अध्ययन करें। शायद दिमाग के भीतर उन्हें जीनियस होने का राज मिल जाए। यानी क्या कोई ऐसा खास पैटर्न होता है जो एक आम इंसान के दिमाग से अलग हो? क्या आइंस्टाइन का ब्रेन स्ट्रक्चर बाकी लोगों से कुछ अनोखा था? कुछ रिपोर्टों के मुताबिक बाद में हार्वे ने आइंस्टाइन के बेटे हैंस अल्बर्ट से बात करके किसी हद तक सहमति ली थी, इस शर्त पर कि दिमाग पर होने वाला सारा काम सिर्फ वैज्ञानिक रिसर्च के लिए होगा और आइंस्टाइन की इज्जत बनी रहेगी। लेकिन यह भी उतना ही सच है कि परिवार को यह साफ नहीं बताया गया कि दिमाग इतने लंबे समय तक एक अकेले डॉक्टर के घर, अलमारी और लैब में पड़ा रहेगा, न कि किसी आधिकारिक संस्थान की कस्टडी में। ऑटोप्सी के कुछ ही समय बाद हार्वे का प्रिंसटन हॉस्पिटल से नाता टूट गया। कुछ लोग कहते हैं कि यह विवाद आइंस्टाइन के दिमाग की वजह से भी हुआ, कुछ लोग दूसरी वजहें बताते हैं। जो भी हो, हकीकत यह है कि वे उस हॉस्पिटल से चले गए, लेकिन आइंस्टाइन का दिमाग वे अपने साथ उठा ले गए। इसके बाद के कई दशक एक अजीब सी कहानी है। एक डॉक्टर जिसकी नौकरी और निजी जिंदगी इधर उधर भटकती रही और उसके साथ साथ एक बोतल में रखा हुआ आइंस्टाइन का दिमाग भी घूमता रहा। कभी वह दिमाग लैब की अलमारी में रखा रहा, कभी उनके घर के तहखाने में, कभी किसी लकड़ी के बॉक्स में, तो कभी बियर रखने वाले कूलर जैसी पेटी में। सोचिए, जिस दिमाग ने स्पेस टाइम जैसी थ्योरी दी, वो सालों तक एक बंद डिब्बे में पड़ा रहा जैसे कोई पुराना सामान। 1970 में 10 वर्ष के आखिर तक दुनिया के ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं था कि आइंस्टाइन का ब्रेन असल में है कहां। फिर 1978 में पत्रकार स्टीवन लेवी नाम के एक रिपोर्टर ने इस राज के पीछे पड़कर हार्वे तक पहुंच बनाई। उन्होंने हार्वे से मिलकर पुष्टि की कि आइंस्टाइन का दिमाग सच में अभी भी उनके पास है। लेवी ने इस पर एक आर्टिकल लिखा जिसमें इस पूरे मामले का खुलासा हुआ कि कैसे आइंस्टाइन का दिमाग हार्वे की निजी कस्टडी में घूमता रहा। उस आर्टिकल के बाद पूरी दुनिया इस बात से हैरान रह गई कि इतने सालों से ये जीनियस ब्रेन एक शख्स की अलमारी में छुपा हुआ था। इसके बाद धीरे धीरे हार्वे ने आइंस्टाइन के दिमाग के कुछ हिस्सों के स्लाइड्स दुनिया भर के खास और वैज्ञानिकों को भेजने शुरू किए। ये स्लाइड्स बहुत पतले टुकड़े होते हैं जिनमें दिमाग की कोशिकाएं, न्यूरॉन, ग्लिया आदि माइक्रोस्कोप से साफ दिखाई देती है। अमेरिका, कनाडा, जापान, यूरोप
अलग अलग देशों के न्यूरोसाइंटिस्ट ने इन टुकड़ों पर अध्ययन शुरू किया। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या उन्हें आइंस्टाइन के दिमाग में कुछ खास मिला? कई रिसर्च ने कुछ दिलचस्प बातें जरूर दिखाई। 1980 के दशक में अमेरिकी वैज्ञानिक मैरियन डायमंड ने आइंस्टाइन के दिमाग के एक हिस्से का अध्ययन किया और उसे कुछ साधारण लोगों के दिमाग से तुलना की। उन्होंने देखा कि आइंस्टाइन के दिमाग के कुछ हिस्सों में ग्लियल सेल्स की संख्या ज्यादा थी। ग्लियल सेल्स वो कोशिकाएं होती हैं जो न्यूरॉन्स की मदद करती हैं, उन्हें पोषण देती हैं, कचरा साफ करती हैं, वातावरण स्थिर रखती हैं, यानी दिमाग का सपोर्ट सिस्टम संभालती है। डायमंड ने सुझाव दिया कि शायद आइंस्टाइन के दिमाग के कुछ हिस्सों को ज्यादा मजबूत सपोर्ट मिला हुआ था, जिससे उसकी सोचने समझने की क्षमता और तेज हो गई होगी। लेकिन यह रिसर्च बहुत छोटे सैंपल पर थी, गिने चुने दिमागों की तुलना, इसलिए इसे पूरी तरह सच मान लेना भी सही नहीं है। इसके बाद 1990 के दशक में वैज्ञानिक सैंड्रा विटेल्सन और उनकी टीम ने आइंस्टाइन के दिमाग की पुरानी तस्वीरों और कुछ बचे हुए टुकड़ों का बहुत ध्यान से विश्लेषण किया। उन्होंने पाया कि आइंस्टाइन के ब्रेन का पीछे ऊपर वाला हिस्सा, जिसे पैराइटल लोब कहा जाता है, आम लोगों से कुछ हद तक अलग दिख रहा था। पैराइटल लोब का संबंध अक्सर गणित, कल्पना, स्पेस की समझ, 3D चीजों को दिमाग में घुमाकर देखने और सैद्धांतिक सोच से जोड़ा जाता है। उनकी टीम ने बताया कि इस हिस्से का एक भाग, जो आम दिमागों में एक अलग सी खांचे जैसी लाइन से बंटा होता है, आइंस्टाइन के दिमाग में अलग तरीके से बना हुआ था और कुल क्षेत्रफल भी कुछ जगहों पर थोड़ा चौड़ा था। कुछ वैज्ञानिकों ने कहा कि शायद यही अलग स्ट्रक्चर उन्हें स्पेस टाइम और कल्पना वाले कॉन्सेप्ट सोचने में और ज्यादा मदद करता होगा। कुछ और अध्ययनों में यह बात सामने आई कि आइंस्टाइन के दिमाग के दाहिने और बाएं हिस्से को जोड़ने वाली मोटी नसों की गठरी, जिसे कॉर्पस कॉलोजम कहते हैं, उसके कुछ हिस्से सामान्य से ज्यादा मोटे और मजबूत लगे। ये बंडल दोनों हिस्सों के बीच तेज और बेहतर कम्युनिकेशन हाईवे की तरह काम करता है, यानी शायद उनके दिमाग के अलग अलग हिस्से एक दूसरे से ज्यादा तेजी और कुशलता से बात कर पाते थे। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी, ये सारे नतीजे गिनती के कुछ दिमागों की तुलना पर आधारित हैं। या तो सिर्फ आइंस्टाइन का दिमाग और कुछ ही लोगों के दिमाग लिए गए, या सिर्फ तस्वीरों और कुछ चंद स्लाइस पर काम किया गया। इतने छोटे डेटा से हम ये पक्के तौर पर नहीं कह सकते कि हाँ, बस यही वजह थी कि वो जीनियस थे। हम इतना ही कह सकते हैं कि हाँ, उनके दिमाग में कुछ हिस्सों की बनावट आम लोगों से थोड़ी अलग जरूर थी, मगर जीनियस का फॉर्मूला हमें साफ साफ नहीं मिला। इसके अलावा एक और बात अक्सर नजरअंदाज हो जाती है, इंसान का दिमाग सिर्फ जन्म से तय नहीं हो जाता, हमारी पूरी जिंदगी हम क्या सीखते हैं, कितना अभ्यास करते हैं, कैसी समस्याएं हल करते हैं, किस तरह सोचते हैं, ये सब भी दिमाग की बनावट और कनेक्शन को बदलते रहते हैं। आइंस्टाइन ने सालों तक सिर्फ और सिर्फ मुश्किल साइंस की समस्याओं पर सोचा। उन्होंने अनगिनत घंटे अकेले चलना, सोचना, पेपर लिखना, बहस करना, ये सब किया। तो ये भी हो सकता है कि उनका दिमाग कुछ हद तक अलग पैदा हुआ हो और कुछ हद तक उनकी पूरी जिंदगी की मेहनत ने उस दिमाग को और बदल दिया हो, या दोनों बातें मिलकर असर कर रही हो। इसका बिल्कुल साफ उत्तर आज भी किसी के पास नहीं है। एक दिलचस्प तथ्य और, आइंस्टाइन का दिमाग वजन में आम इंसान से थोड़ा कम था। अगर सिर्फ दिमाग का आकार या वजन ही बुद्धि की पहचान होता तो शायद वे सामान्य ही माने जाते। ये हमें याद दिलाता है कि सिर्फ बड़ा या भारी दिमाग होना ही सब कुछ नहीं है। असली फर्क इस बात से पड़ता है कि उसके अंदर कनेक्शन कैसे बने हैं, नेटवर्क कैसे काम कर रहा है, और उस दिमाग ने जिंदगी भर क्या क्या अनुभव और अभ्यास किया है। अब थोड़ी बात दोबारा डॉक्टर हार्वे और आइंस्टाइन के दिमाग के सफर पर करते हैं। हार्वे अपनी उम्र के साथ साथ बूढ़े होते गए, उनकी नौकरी, शहर, जिंदगी सब बदलते रहे, लेकिन आइंस्टाइन का दिमाग किसी न किसी बॉक्स में हमेशा उनके साथ रहा। 1990 के दशक तक आते आते वे स्वयं भी काफी उम्रदराज हो चुके थे। तब तक दुनिया भर के कई वैज्ञानिकों को आइंस्टाइन के दिमाग के स्लाइड्स के छोटे छोटे हिस्से मिल चुके थे, जिन पर अलग अलग तरह की स्टडी की जा चुकी थी। आखिरकार 1998 के आसपास हार्वे ने तय किया कि अब ये दिमाग वहीं लौट जाना चाहिए जहां से कहानी शुरू हुई थी। उन्होंने जो बचा हुआ बड़ा हिस्सा था वो वापस प्रिंसटन हॉस्पिटल के नए पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर इलियट क्रॉस को सौंप दिया, यानी जहां आइंस्टाइन की ऑटोप्सी हुई थी, लगभग 40 से ज्यादा सालों बाद उनका दिमाग किसी हद तक फिर उसी जगह लौट आया। आज आइंस्टाइन के दिमाग के टुकड़े अलग अलग जगहों पर बटे हुए हैं। कुछ हिस्सा प्रिंसटन हॉस्पिटल के पास है, कुछ स्लाइड्स अमेरिका के कुछ म्यूजियम में हैं, जहां लोग कांच के पीछे से आइंस्टाइन का दिमाग लिखी स्लाइड्स देख सकते हैं।
कुछ रिसर्च कलेक्शन में है, जिन पर कभी कभी वैज्ञानिक अब भी नजर डालते हैं। लेकिन अब वह जोश नहीं रहा जो पहले था, क्योंकि उन्हें समझ आ चुका है कि सिर्फ इन टुकड़ों को देखकर जीनियस का आसान राज नहीं निकलेगा। अब सबसे बड़ा नैतिक सवाल, जो कुछ भी आइंस्टाइन के दिमाग के साथ किया गया, क्या वो सही था? एक तरफ हम देखते हैं कि आइंस्टाइन खुद नहीं चाहते थे कि लोग उन्हें किसी भगवान की तरह पूजें। वो नहीं चाहते थे कि उनकी कब्र बने, उनकी मूर्ति के आगे लोग फूल चढ़ाएं। उन्होंने साफ कहा था कि उनके शरीर को जला दिया जाए और राख ऐसी जगह बिखेरी जाए कि कोई यादगार न बन सके। लेकिन हकीकत ये हुई कि उनके शरीर के सबसे निजी हिस्सों, दिमाग और आंखों, इसको निकालकर नमूना बना दिया गया। उनकी आंखें आज भी एक लॉकर में रखी हैं और दिमाग के टुकड़े स्लाइड्स पर छिपकर म्यूजियमों में पड़े हैं। यानी जिस इंसान ने कहा था मुझे मत पूजा करो, उसके साथ वैसा ही कुछ हो गया, बस थोड़ा और वैज्ञानिक अंदाज में। कुछ लोग कहते हैं कि हार्वे ने जो किया वो गलत था, क्योंकि किसी भी इंसान के अंग को बिना उसकी साफ सहमति के निकालकर सालों तक अपने पास रखना नैतिक नियमों के खिलाफ है। उन्हें परिवार को खुलकर सारी बात बतानी चाहिए थी और दिमाग किसी प्रामाणिक रिसर्च इंस्टीट्यूट की नॉलेज और कंट्रोल में रखना चाहिए था, न कि अपनी निजी कलेक्शन की तरह। दूसरी तरफ कुछ लोग ये भी तर्क देते हैं कि अगर हार्वे ने दिमाग न संभाला होता तो शायद हमें आइंस्टाइन के ब्रेन के बारे में आज कुछ भी पता न चलता। न तस्वीरें मिलती, न स्लाइड्स बनते, न कोई तुलना की जा सकती। उनकी नजर में हार्वे ने विज्ञान के नाम पर यह बलिदान दिया। लेकिन सवाल फिर वही, क्या ज्ञान पाने के लिए हम किसी इंसान की इच्छा और उसकी व्यक्तिगत जीवन को अनदेखा कर सकते हैं? क्या मौत के बाद भी शरीर पर इंसान का हक होना चाहिए, या विज्ञान चाहता है तो जो चाहे कर सकता है? इस पूरी कहानी में एक और गहरा संदेश छुपा है। दुनिया भर के लोग ये मान बैठे थे कि अगर हमें आइंस्टाइन के दिमाग तक पहुंच मिल जाए तो हम जीनियस होने का राज एकदम फॉर्मूले की तरह पकड़ लेंगे, कि दिमाग का कौन सा हिस्सा कितना बड़ा हो, कौन सी नस कितनी मोटी हो, कौन से सेल कितने ज्यादा हो, और भी कई चीजें। लेकिन कई साल की रिसर्च के बाद भी हमारे पास सिर्फ अधूरे जवाब हैं। हाँ, कुछ खास अंतर दिखे, लेकिन वो इतने साफ नहीं कि हम कह सकें बस यही कारण था कि वो आइंस्टाइन बने। शायद सच्चाई ये है कि किसी भी इंसान को असाधारण बनाने में केवल उसका दिमाग नहीं, बल्कि उसकी जिज्ञासा, उसका न रुकने वाला सवाल पूछने का स्वभाव, उसकी मेहनत, असफलताओं से न डरने की हिम्मत और अलग तरीके से सोचने की आदत, ये सब बातें भी बराबर की भूमिका निभाती हैं। आइंस्टाइन खुद कहते थे, मेरे पास कोई खास प्रतिभा नहीं, मैं बस बहुत जिद्दी तौर पर जिज्ञासु हूं। यानी वो खुद भी अपने जीनियस को किसी जादुई दिमाग से ज्यादा अपनी जिज्ञासा की देन मानते थे। सोचिए, एक तरफ वो आइंस्टाइन हैं जो बचपन में हाथ में कंपास लेकर घंटों घूमती सुई को देखते रहे और सोचते रहे, ये दिखने वाली कोई चीज नहीं है, फिर भी सुई किस ताकत से घूमती है। दूसरी तरफ वो बूढ़े आइंस्टाइन हैं जो प्रिंसटन की सड़कों पर अकेले टहलते हुए ब्रह्मांड के नियमों के बारे में सोचते हैं। और तीसरी तरफ वही आइंस्टाइन जिनका असली दिमाग सालों तक एक जार में, एक बॉक्स में पड़ा रहा, कभी किसी फ्रिज जैसी पेटी में, कभी किसी अलमारी पर। एक तरह से देखें तो ये पूरी कहानी हमें दो बातें सिखाती है। पहली, इंसान कितना भी महान हो, अगर हम सिर्फ उसके शरीर, उसके दिमाग, उसकी आंखों को वस्तु बना दें तो कहीं ना कहीं उसके इंसान होने की इज्जत कम हो जाती है। और दूसरी, जीनियस कोई एक मीटर या स्केल से नापने की चीज नहीं, ये सिर्फ दिमाग की बनावट नहीं, दिमाग का इस्तेमाल भी है। तो अगली बार जब आप किसी को कहते सुने, अरे इसका तो आइंस्टाइन जैसा दिमाग है, तो आपके दिमाग में सिर्फ एक जार में रखा हुआ ब्रेन ना आए, बल्कि वो बच्चा आइंस्टाइन याद आए जो स्कूल में टीचर से डांट खाकर भी अपने सवाल छोड़ता नहीं था, वो नौजवान क्लर्क जो दफ्तर से लौटकर कमरे में अकेले बैठकर सोचता रहता था, वो बूढ़ा साइंटिस्ट जो ये कहता था कल्पना ज्ञान से ज्यादा जरूरी है। अंत में सवाल आपका है, आपको क्या लगता है, डॉक्टर हार्वे ने जो किया वो सही था, गलत था, या बीच में कहीं था? क्या किसी इंसान का दिमाग सच में जीनियस दिखा सकता है, या ये सब हमारी उम्मीदों और कल्पना का खेल है? आइंस्टाइन का दिमाग हमें शायद कोई आसान फॉर्मूला न दे पाया हो, लेकिन उनकी जिंदगी और ये पूरी अजीब सी कहानी हमें इतना जरूर सिखाती है कि हर दिमाग में अगर वो जिज्ञासा से भरा रहे तो कुछ असाधारण बनने की संभावना छुपी होती है।